नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे मार्मिक पहलू पर विचार करेंगे कि जो कि हमारे भारतीय समाज या हमारी जो प्रणाली का एक बहुत ही मजबूत और अहम हिस्सा है, लेकिन उसका नज़रिया क्या है वो नज़रिया जानना बहुत ज़रूरी है और नज़रिया जानने के बाद ही उससे कितनी गंभीर समस्या पैदा हो रही है इसका अंदाज आप लोगों को हो सकेगा। देखिए, मैं भी नौकरशाही में रहा हूँ और इतना ही बस अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ये विचार हैं, इन विचारों पर जो नौकरशाही या नौकरी का जो माहौल है उसका जरा भी असर इस पर आने नहीं दिया, इन विचारों को छूने नहीं दिया। ये विचार हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर ज्वलंत रहे, जीवंत रहे। नौकरी में करता रहा, हालांकि इसकी व्याख्या उस माहौल के लोगों ने और इसका अर्थ दूसरा निकाला कि ये अहंकारी हैं, अकड़ू खां हैं, ये सिंह साहब हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन चूंकि पढ़ाई के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ और इन मुल्क परस्ती का जज्बा जो कि सुभाष चंद्र बोस मतलब कि आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू की जीवनी के अध्ययन के पश्चात जो उपजा था उसको अपने शिक्षा और अपनी नौकरी के दौरान भी उसको बनाए रखा और उसी के परिणत ये है कि आज उन्हीं अमर शहीदों के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा को ताकत बना करके मैं या हमारा जो भारतीय अवाम ताकत दल है कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहता है और जो इस देश में अभिशाप शक्तियां हैं उनसे मुक्त दिलाना चाहता है। तो इन विचारों पर नौकरशाही के वातावरण का जरा भी असर होने नहीं दिया। ये बराबर सावधानी रही हमारी। और जब मैं
सेवानिवृत्ति के बाद उन साथियों से मिलने गया और थोड़ा बताया कि भाई इस तरह का राजनीतिक पार्टी बनाई गई है जिसका पंजीकरण भी भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन से ऑफ इंडिया से हो गया है। तो बस यहीं तक वो उनका रहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ अपने को व्यस्त रख रहे हैं और कुछ लोगों का भला हो जाए, लेकिन इसके आगे सुनने को तैयार नहीं थे, न बोलने को तैयार थे। और मैं भी चूंकि वो सरकारी दफ्तर था और शायद मैं यदि इसकी बात करता तो कोई सुनता भी नहीं और उसमें उसको मना करता, और मैं भी उसे सरकारी दफ्तर की जो भी मर्यादा है उसका ध्यान रखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं बोला और अपने को चुप रखना ही उचित समझा। और ये जान करके कि भाई इससे भी महत्वपूर्ण बातें लोग करते होंगे, तो जो कार्यालयीय या ऑफिशियल जो बातें तो होती हैं और बातें उसके संबंधित जो है तमाम ब्ला 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 और हमेशा व्यक्ति के स्वार्थ पूर्ति कि हमारा प्रमोशन कब होगा और हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, निहायत एक स्वकेंद्रित स्वार्थवाद। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्पणी गलत नहीं है। नौकरशाही का जो वातावरण है, नौकरशाह हैं वो बिल्कुल धसे हुए स्वार्थी, इतनी बड़ी फौज नौकरशाह, और ये उनका चरित्र कि हमेशा अपने ही स्वार्थ में, स्वकेंद्रित स्वार्थ में हमेशा लिप्त रहते हैं कि हमारी पोस्टिंग कहाँ होगी, मेरा प्रमोशन कब होगा, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कि कितनी लूटपाट कर पाएंगे और किस मंत्री को से उससे मिल करके कितनी लूटपाट करने में सक्षम होंगे, अच्छी पोस्टिंग ले लेंगे। इसी का वातावरण लगभग है। अवाम और देश की जरा भी न तो चिंता है न तो इसकी बात है। हाँ, शब्दों से बहुत होशियार होते हैं। इनके विषय में भारतीय जनता दल ने किसी एपिसोड में बताया हुआ है। कुछ विशेषताएं इनकी हैं, बौद्धिक वर्ग से तो आते ही हैं, और बौद्धिक वर्ग की जो सात्विकता है वो इनका हथियार है इस नौकरशाह का। और वो विशेषताएं वो अंग्रेजी के ही शब्द हैं, उसका सीधा सीधा कोई अर्थ या हिंदी में नहीं है, लेकिन उसको समझा दूंगा मैं। पहला उनका है ग्लिब टॉक। ग्लिब माने नॉन सीरियस टॉक करते हैं। आप कितने भी गंभीर विषय रखेंगे वो हमेशा ग्लिब टॉक के आदती होते हैं। दूसरा उनका विशेषता होती है नी जर्क रिएक्शन। आपने कोई ऐसी विषय में बात कही जो लोगों को राहत देने वाली है, लोगों की भलाई का है, तो उनके पास एक रटाया स्टीरियोटाइपिकल और ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड रिएक्शन होता है, उसी को बोलते रहते हैं।
तो ये हुआ नीजर रिएक्शन। तीसरी विशेषता उनकी होती है टंग इन चीक रिएक्शन। मतलब कि वो कहना कुछ चाहते हैं और अपनी शैली से उनके मन में कुछ और आता है और वो कहना और कुछ और वो उसको बना करके उसको कुछ आवरण दे करके उसको पेश करते हैं। तो ये आप कहा टंग इन चीक रिएक्शन। और एक उनका और हथियार है रेड हर्रिंग्स। रेड हर्रिंग्स मतलब कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बात कहीं और की होगी और वो किसी और वो घुमा देंगे। डाइग्रेशनल टैक्टिक या डाइवर्जनरी टैक्टिक जो है, तो ये विशेषता उनकी रेड हर्रिंग्स है। चौथा है कंडिशनसन। कंडिशनसन माना कि अपने को जो सामने वाला है, जो आवाम से अपने को ऊंचा समझ करके ये इस भावना से या इन ए कंडिशनिंग मैनर ये बोलने की आदत होती है। और छठवां या सातवां जो उनका गुण है, चरित्र है, वह है फिलिपाइंसी। कि आपने एक शब्द बोला नहीं तब तक वो बड़ वो बोलना शुरू कर देंगे। फिलिपाइंसी हुआ। और ये जो 7-8 जो इनके चरित्र बताए गए हैं नौकरशाहों के, ये जब ये व्यक्त करते हैं विथ कंप्लीट नॉनसेंस, अब अंग्रेजी के उच्चारण में ये चले CHANC, कोई बोलते हैं तो कोई जज्बा नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, सिर्फ जीभ डोलती है और होठ डोलते हैं, विदाउट एनी स्पिरिट एंड विदाउट एनी अटैचमेंट। तो विथ कंप्लीट नॉन चैलेंज। तो अब सवाल है, इतनी बड़ी फौज और जिसको शासन प्रशासन का बैकबोन कहा जाता है, यदि वो उस चरित्र की है तो उस देश का क्या होगा। एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद से कुछ नहीं होता। वन swallow डज नॉट मेक ए समर। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यही हाल जुडिशरी में भी होगा, यही हाल बौद्धिक वर्ग में भी होगा। तो देश कितनी बारूदी स्थिति में, यानी बारूद के ढेर पर ये बैठा हुआ है। और इनके विषय में हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमारे राष्ट्र चिंतक और महान राष्ट्रभक्त और राजनीतिज्ञ चाणक्य, जिनके 3 नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। काफी लोग भ्रमित या कंफ्यूज होते हैं कि हो सकता है कि ये इकोनॉमिक्स पर किताब हो। नहीं, ये पॉलिटिक्स पर है, राजनीति पर किताब है, अर्थशास्त्र। और वो जो है कौटिल्य के रूप में उन्होंने लिखा था। तो उस अर्थशास्त्र में आखिरी अध्याय में वो राजा के कर्तव्य लिखते हैं।
और राजा के कर्तव्य लिखते लिखते आखिर में लिखते हैं कि यह राजा का या शासक का यह सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की अपने कर्मचारियों से रक्षा करे। बताइए, ईसा पूर्व चाणक्य ने ये चेतावनी दी थी शासकों को कि अपनी प्रजा की अपने कर्मचारियों से रक्षा करनी है। आज जब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूं तो मैं देख रहा हूं कि जनता की रक्षा करनी है इन कर्मचारियों से। एकाध अपवाद को छोड़ दीजिए, जनरल बात कर रहा हूं, जनरल ट्रेंड। और इनकी मानसिकता या तो सामंतशाही होती है या संभ्रांतवादी होते हैं, इलाइटिस्ट होते हैं। और ये दोनों अभिशाप हैं इस भारत के। सामंतशाह भी अभिशाप हैं और संभ्रांतवादी भी इस देश के अभिशाप हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने 1890 के दशक में इस मुल्क को चेताया था। उन्होंने कहा था कि यदि देश की भलाई की बात में किसी का सहयोग आपको ये प्राप्त करना है तो ये जो सामंतशाह हैं, जो सम्राटवादी हैं, इनसे उम्मीद कभी मत करिए। जो आम जनता है, गांव देहात की भोली भाली, वो आपकी बात का समर्थन करेगी और उससे सहयोग भी मिलेगा और उससे आपका काम भी बन सकता है। उन्होंने अंग्रेजी में कहा था, द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द लाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। ये चेतावनी उनकी है और इसके वाइड रेंजिंग कॉनोटेशंस हैं, रेमिफिकेशंस हैं, इसके इम्प्लीकेशंस हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। और यही चिंता इसी प्रकार की हमारे परम राष्ट्रभक्त विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर की भी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में विद्वानों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्ञानवान है। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ही ईमानदार नहीं रहा है। तो बौद्धिक ईमानदारी की कमी या बौद्धिक बेईमानी, ये बौद्धिक वर्ग का, नौकरशाहों का, जुडिशरी में बैठे लोगों का, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब सवाल ये भी उठेगा कि यूपीएससी क्या करती है। यूपीएससी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। उसने कह दिया कि हमने जो सिविल सर्विसेज के मेंस में एक एथिक्स का पेपर डाल दिया है, उसी को रट लो और तुम्हें वो एथिक्स आ जाएगी, तुम बहुत चरित्रवान बन जाओगे। तो यूपीएससी ने तो वो पढ़ला वो झाड़ लिया है। तो ऐसे ऐसे पाखंडी इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं वो यूपीएससी जैसे। मोदी जी और मोदी जी के जितने सपा सालार हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये तभी दिखेगा जब आप राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निगाहों से देखेंगे, आप शहीद आजम भगत सिंह की निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की निगाहों से देखेंगे,
अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी की निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद खुदीराम बोस जी की निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती की निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई की निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा के निगाहों से देखेंगे, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू की निगाहों से देखेंगे, तब आपको दिखेगा। वरना जीएनपीसी इस देश की जो सबसे, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, उसने क्या नजरिया दिया है इस देश को, उसने तो पैदा किया है, और उसने ऐसा दृष्टिकोण भी दिया है कि इनमें कोई ऐसी बुराई न दिखे। तो बहुत चिंता का विषय है। खैर कोई बात नहीं है, भारतीय वाम ताकत दल इन सारी समस्याओं और उनकी समस्याओं के आयामों से बिल्कुल अवगत है, और वो संसाधन बस मोबिलाइज कर रहा है, जुटा रहा है, और आप सभी के बीच में आएगा। लेकिन फिर चेता रहा है, इतनी बड़ी फौज नौकरशाह की, इतनी बड़ी फौज जो है जुडिशरी में लोग बैठेंगे, इतनी बड़ी फौज जो है बौद्धिक वर्ग की, मीडिया की, यह देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसको मुल्क की आवश्यकताओं के अनुसार देशभक्ति के जज्बों में इनको ढालना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक नमूना, कल वो न्यूज़ में फ्लैश हो रहा था कि पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ही तो जो है वो पुलवामा का अटैक करवाया था, उसका कोई फवाद चौधरी करके मंत्री है। ये तो सभी लोग जानते थे। देश के दुश्मन तो अंदर बैठे हैं ना, ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, जिसको कि हमारे लोग भूल भ्रम और गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो भरमाए हुए थी कि ये मोदी जी ने वो चुनाव जीतने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए इस तरह से करवाया था। अब तो पाकिस्तान भी कर रहा है। हमको याद है कि वो समाजवादी का रामगोपाल यादव, वो भी उल्टा सीधा बोल रहा था। और यूट्यूब पर अब देखते जाइए ना, जब भी कोई इस तरह से आतंकवादी हमला करता है, तो जितने भी चमचे होते हैं यूट्यूब पर, जो कि इसके चमचे होते हैं जीएनपीसी के, कम्युनिस्टों के, सपाइयों के, बसपाइयों के, बस ये बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो चुनाव जीतना है, इसलिए जो है वो अटैक वो करवा रहे हैं। देखिए ये सब बातें से जरा भी भ्रमित नहीं होना कि मैं मोदी जी के पक्ष में बोल रहा हूं। मोदी जी इस देश के सबसे बड़े अभिशाप बन गए हैं। इन सारी देश विरोधी ताकतों का नाश करने के बजाय ये वोट की खातिर ये इनको पाल रहे हैं। ये सबसे बड़े देश विरोधी, भारत विरोधी बन गए हैं मोदी जी। और बहुत गुमान में है कि हमारे पास तो बीजेपी इतना बड़ा साधन है, रुपया पैसा है पार्टी के पास, ये छोटे मोटे लोग क्या करेंगे। लेकिन अवाम की ताकत, उसकी एकता की ताकत का एक दिन यह अवाम जो है आपको एहसास वो करवा देगी, क्योंकि ये इसका नाम ही है भारतीय अवाम ताकत दल। और वो ताकत एकता से, भारतीय एकता के आधार पर वो एहसास आपको करवा देगी। अब आप गुमान में मत रहिए। अकेले भगत सिंह ने जो है वो उन अंग्रेजों को भी एहसास करवाया था। इसको जो है इसको आप मत भूलिए मोदी जी। तो जितने भी ये चमचे होते हैं जीएनपीसी के, कम्युनिस्टों के, सपाइयों के, बसपाइयों के और ये टीएमसी के, वो इस तरह का प्रचार करते हैं चूंकि मोदी जी को चुनाव जीतना है, इसलिए जो है आतंकवादियों से वो हमला करवाते हैं। अच्छा, उस संबंध में वो जो फवाद चौधरी था पाकिस्तान का मंत्री,
कह रहा था कि हमने घुस के मारा। अब देखिए, अब उसको क्या कहा जाए, उसकी बातों पर कुछ कहना भी एक तरस आता है। आतंकवादी घटना को कह रहा है कि हमने मारा। आतंकवाद का सहारा कौन लेता है? जो सामने से लड़ नहीं सकता, जिसको सामने से लड़ने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, वो छुप करके आतंकवादियों का सहारा लेता है। वो कैर पाकिस्तानी इसकी बात करेगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो ये भी ख्याल आता है कि भाई ये पाकिस्तान कुछ ही वर्ष पहले ये अपना हिस्सा था, और आज ये दुश्मन से भी बदतर जो व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है? इतना झूठ बोलने वाला कैसे हो गया? शायद इसीलिए नेहरू ने पाकिस्तान बनवाया था। अब समझ में आ रहा है। नेहरू गांधी ने मिल करके जो भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में बनवाया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि किस लिए बनवाया, कि भाई एक ऐसा टुकड़ा हम इसे भारत का निकाल देंगे जो कि भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का एक एजेंट बन के रहेगा, भारत को हमेशा तंग करता रहेगा, और भारत के खिलाफ इतना जहर उसको होगा उसके दिमाग में कि हमेशा भारत को परेशान करने के लिए ही बना रहेगा वही पाकिस्तान। तो उस पाकिस्तान को बनाने में ये दो गद्दार, मोहनदास जवाहरलाल नेहरू तो इस मुल्क का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार, इसके बराबर कोई गद्दार आपको पूरे इतिहास में ढूंढ डालिए, आपको मिल नहीं सकता। और फिर ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन दोनों ने मिलकर के ऐसे भारत के टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में बनवाया जो कि भारत का कट्टर दुश्मन और विदेशी ताकतों से पैसा, हथियार और मानसिकता लेकर के बस भारत को हमेशा नीचा दिखाना, तंग करना, यही सब। जैसे भी हो, सीधे ना जीत सके तो आतंकवादी भेजो। लेकिन इसमें विशेषता ये है कि पाकिस्तान जो है कुछ नहीं, हालांकि मीडिया वाले पाकिस्तान को बड़ा खुदा मानते, पाकिस्तान चीख रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, ये सब मैंने बिल्कुल गिरी हुई मानसिकता के। पाकिस्तान को ये सब तवज्जो क्यों देते हैं ये चैनल वाले? पाकिस्तान को नॉन एंटिटी मानना चाहिए, और जहां तक हो सके तो उसको जो है कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसको कुचलने की आवश्यकता है, उस पाकिस्तान को हमेशा के लिए। अवाम वहाँ जो अवाम तो अब नहीं है, तो थोड़ा सा बरगलाई हुई है, मानता हूँ, लेकिन वो भी समझाने बुझाने पर रास्ते पर आ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वहाँ की सेना के रूप में, आतंकवादियों के रूप में, कुछ कट्टरवादियों के रूप में, इनको कुचलने की आवश्यकता है। और कुछ हथियार सब जमा कर रखे हैं, कुछ वो न्यूक्लियर बम भी इकट्ठा किए हैं। इसको कुचल करके, इसको नष्ट करके वो मिलाने की आवश्यकता है। तो ये सारा यानी कुकर्म तो नेहरू का है ना, इसीलिए तो नेहरू ने बनवाए पाकिस्तान को। तो खैर, बात हो रही थी हमारी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, जिसको अपने सब बोलते क्या है, हम तो स्टील फ्रेम हैं। पता नहीं आप वो स्टील फ्रेम है कि नहीं है, लेकिन इस देश के लिए स्टील वाली तलवार जरूर है, चाकू जरूर है। और भारतीय ताकत दल ये ताल ठोक के कह रहा है, और किसी में दम हो तो सामने आगे बहस कराए। तो
खैर, भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि कितने अभिशापों को यह हमारा देश, हमारा भारतवर्ष ढो रहा है। इनको ढोने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक जेंट्री खड़ी करनी है जो अवाम परस्त हो, जो मुल्क परस्त हो। इस तरह का जो है, इस तरह का ये फौज जो है ब्यूरोक्रेसी वाली, और जुडिशरी में जो लोग बैठे हैं, जो बौद्धिक वर्ग में हैं, जो कि पूरे सिस्टम पर हावी है और सिस्टम के रिसोर्स को खा रहे हैं, उनकी मानसिकता को बता रहा है ये भारतीय अवाम ताकत दल, और इसकी ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसको नेशन, भारत की भक्ति की ओर उसको ओरिएंट करने की आवश्यकता है। कुछ हमारे डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। और जो इस तरह से जो लगे, अब जैसे वो चेनाब ब्रिज बन रहा है, विश्व का रिकॉर्ड सबसे ऊंचा, वो देशभक्ति का प्रमाण है। क्या डेडिकेशन है। जो डेडिकेटेड फ्रेट के कॉरिडोर बन रहा है, जिस तरह के हमारे इंजीनियर दिन रात वो लगे हुए हैं, बिल्कुल ये देशभक्ति का प्रमाण है। लेकिन वहीं पर ये ब्यूरोक्रेसी जो कि सब बिल्कुल हावी होना चाहती है, देश का संसाधन भी खाना चाहती है, और सिस्टम पर हावी है, अपने को स्टील वो फ्रेम करती है, ये अभिशाप है। वही हाल जो है वो जुडिशरी में बैठे लोग, जो बौद्धिक वर्ग भी है, ये मीडिया के लोग, ये अभिशाप है इस देश का। हम नहीं कहते कि यानी इन सबों को देश के बाहर भगा देना चाहिए, लेकिन इनके दिलो दिमाग को, मस्तिष्क को, माने मोडलिटी ऑफ थिंकिंग को देश के प्रति, भारत के प्रति, देशभक्ति के प्रति जो है वो ओरिएंट करने की आवश्यकता है, घुमाने की आवश्यकता है। और ये सब मार्मिक बातें, और ये सब मार्मिक बातें जो है हर एक मुल्क परस्त, देशभक्त नागरिक को सोचने की परम आवश्यकता है। भारतीय जनता दल तो का विचार तो है, जब इसकी सरकार आएगी, तो इसकी हुकूमत आएगी, तो निश्चित है कि इस तरह का वातावरण लाने की कोशिश करेगी, और इस तरह की जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं है ढोएगी। इस तरह की जो ब्यूरोक्रेसी में लोग, जुडिशरी में लोग बैठे हैं, वो भी उनके लिए भी देखेगी कि किस तरह के लोग जो है जुडिशरी में होने चाहिए। और बौद्धिक वर्ग का जो इस तरह से जो है, और बौद्धिक वर्ग का भी जो है इस तरह से सोचना, बौद्धिक वर्ग के विषय में तो ये बोला गया है ना कि भाई, द ट्रेजेडी ऑफ ए नेशन is not because of the scoundrels. It is mainly because of the inactivity of the so-called intellectuals. किसी देश का दुखड़ा वो दुष्टों के कारण उतना नहीं होता है, तथा कथित बौद्धिक वर्ग की निष्क्रियता के कारण। लेकिन भारत का दुखड़ा थोड़ा और ज्यादा है। यहाँ का जो बौद्धिक वर्ग है वो निष्क्रिय नहीं है, बल्कि वह जो स्काउंड्रल हैं, और मेनली इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल आउटफिट्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये जो स्काउंड्रल हैं, देखिए ऐसा है कि अपवाद, भले एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, मैं अपवाद नहीं कर दूंगा, जिससे जनता त्रस्त है, जिससे देश ये त्रस्त है,
तो वो जो स्काउंड्रल हैं, वो जो दुष्ट हैं, ये बौद्धिक वर्ग का उनके आगे जो है वो दे आर मेकिंग ए बी लाइन। वो हमेशा उनका चक्कर वो मारते रहते हैं। उनकी चमचागिरी में ही जो है उनका वो अपने को गौरवान्वित मानते हैं, ये बौद्धिक वर्ग के लोग। तो ये बौद्धिक वर्ग जो है उन स्काउंड्रल के साथ इनका कॉनाइवेंस है, सांठगांठ है। कल्यूजन है। और कहीं कहीं तो हैंड इन ग्लोव, ये भी समस्या है। और कहीं कहीं बौद्धिक वर्ग खुद ही जो स्काउंड्रल जो दुष्ट हैं उस तरह की गतिविधि में खुद वो इंडल्ज रहते हैं। ये दुखड़ा है इस देश का। तो कोई बात नहीं है, भारतीय वाम ताकत दल सर्वप्रथम अपने जो अवाम है, साधारण गांव गिराज की, उनको संगठित करेगा और उनके संगठित करके अपनी ताकत को बढ़ाएगा। और फिर धीरे धीरे इनको भी मैंने वो एलाइनेट नहीं करना है, इनको भी देश के बाहर नहीं करना है, लेकिन इनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। ये बदले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन जो हालात हैं वो कितने गंभीर हैं, इसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल ये बताना है। और ये खास करके वही बताया, बौद्धिक वर्ग, नौकरशाही, न्यायपालिका में बैठे लोग, मीडिया, ये देश को चाहिए क्या, उस आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ये बिल्कुल पक्के रूप में भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है। और कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, मान लीजिए न्यायपालिका का ले लीजिए, अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं, और जो बड़े से बड़े अपराधी हैं उनका तो बाल बांका भी नहीं कर पाई है ये न्यायपालिका। पता नहीं किस वजूद को जो है वो जस्टिफाई करती है। ये जनता की नज़रों में ये सारी बातें आती हैं, और वो जनता यदि वो मुल्क परस्ती के जज्बे से, नजरिए से देखे तो खैर, अब इसके लिए सिर्फ न्यायपालिका ही जिम्मेदार, ऐसा नहीं है। असली जो दोष है, प्रॉब्लम जो है, ये जनता किस तरह के स्टफ को भेजती है शासन प्रशासन में, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम stems from that सस्पेक्ट। इस पूरी समस्या की जो जड़ है यहीं से शुरू होती है कि हमारी आवाम आज तक ये नहीं समझ पाई कि किस तरह के लोगों को चुन के भेजना, किस तरह के लोगों को सदन में, हाउसेज में या सत्ता में भेजना है। ये सबसे बड़ी कमी है। और उससे भी बड़ी कमी है कि बौद्धिक वर्ग उनको ये नहीं सिखा पाया कि आपको किस तरह के लोगों को भेजना है। तो गैर जिम्मेदाराना हरकत जो है बौद्धिक वर्ग का भी है, रिटायर्ड जो हमारे नौकरशाहों का भी है, बहुत ही गैर जिम्मेदार। यदि वो यही सिखाते, अब उनके पास पैसे की भी कमी नहीं है, पेंशन भी मिल रही है, गाड़ी घोड़ा तो है ही, कि भाई ये पब्लिक को सिखाते, जनता को सिखाते कि आपको किस तरह के लोगों को चुनना है। ये सिखाते भाई जातिवाद से दूर रहिए, संप्रदायवाद से दूर रहिए, व्यक्तिगत स्वार्थवाद से दूर रहिए, और भाषावाद, प्रांतवाद, जितनी बुराई से दूर करके पात्र लोगों को ही चुनिए। और पात्र से मतलब जो राष्ट्रभक्त हों, जो सच्चे अर्थों में, इन कहासुनी में नहीं, प्रचार में नहीं,
सच्चे अर्थों में, हकीकत में राष्ट्रभक्त हूँ, समर्पित हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ और चरित्रवान हूँ। ये जिम्मेदारी बनती है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों का, सेवानिवृत्त जो है जुडिशरी के लोगों का और बौद्धिक वर्ग, यही तो अपेक्षा करता है। और काफी रिसोर्स पर ये काबिज भी रहते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये एपिसोड लंबा न होने पाए, इसको यहीं पर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।